एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा वर्ष 2008 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र हमारे प्रवक्ता जीआईसी राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, प्रोफेसर असिस्टेंट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत साथियों जो है 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में इस प्रश्न को हल करें। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे। तो प्राचीन भारत में राज्य के अंग 7 थे। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन बिलोबी का है। विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास केवल अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? मोस्का बहुलवादी हैं, ये कथन सही नहीं, क्योंकि मोस्का बहुलवादी नहीं बल्कि अभिजनवादी विचारक हैं। बहुलवादी विचारक ट्रूमैन, लास्की, डेविड स्टन, आमंड पावेल, ही चिलाऊ, चार्ल्स मेरियम इत्यादि हैं। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया है। तो एवी डायसी ने जो है साथियों, इसमें दिए गए सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि डायसी ने जो है वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर है हीगल। लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पिछले प्रश्न पत्र में। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है? तो अनुबंध की स्वतंत्रता ग्रीन के जो है कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है। किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और उसका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना है? तो राज्य की यह परिभाषा अरस्तु की है और बहुत सारी परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये सही नहीं, क्योंकि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है, ये भी पिछले प्रश्न पत्र में पूछा गया, विभिन्न संघों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, तो ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी, और राज्य को शोषण का एक उपकरण मानते हैं। निम्नांकित में से कौन दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? इसने आदिम व्यक्तियों को अनुशासित किया। इसमें ये जो विकल्प दिया है गलत है। इसने आदिम व्यक्ति को धार्मिक तथा अंधविश्वासी बनाया। इसने आदिम व्यक्ति को अनुशासित किया। इसने जन समाज में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। ये गलत है, क्योंकि इस समय उसने व्यक्ति को अनुशासित किया, राजभक्ति में आज्ञा पालन का पाठ सिखाया, ये है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की पितृसत्तात्मक उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं? तो साथियों इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ है। वैसे जो है हेनरी मैन जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के हैं। लीकॉक जो है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं? तो हार्बर्ट स्पेंसर इसके समर्थक नहीं हैं। सतत क्रांति के सिद्धांत का किसने समर्थन किया? तो सतत क्रांति का संबंध साथियों माओ से है। यह किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे यह विदित होता है कि यह उसके पास है? तो उपयुक्त परिभाषा लोकतंत्र की लॉर्ड ब्राइस की है। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, तो ये किसका है? तो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के संबंध में ये वोल्टेयर का कथन है। सामाजिक समुदाय सिद्धांत संबंधित है, तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? तो जॉन लॉक जो है ऐसा मानते हैं। उन्होंने
प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार बताएं। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को उन्होंने प्रमुख माना है और तथा इसी में उन्होंने जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को समाहित माना है और संपत्ति के अधिकार की अलग से उन्होंने व्याख्या भी की है। एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेयस्कर है। उक्त कथन किसकी है? तो उक्त कथन जो है J.S. मिल की है। निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबद्ध नहीं था? तो साथियों, फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित न्यूमन नहीं थे, बाकी हेबरमास, सात्र, एडर्नो जो है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित थे। अधिरचना का सिद्धांतकार किसे माना जाता है? तो अधिरचना का जो सिद्धांतकार है वो ग्रामसी है। कौटिल्य समर्थक है, तो कौटिल्य जो है राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के समर्थक हैं। यद्भाव्यम नीति संबंधित है, तो यद्भाव्यम नीति जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स और एंजेल्स को माना जाता है। यह किसने कहा है कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की है, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी? तो उपयुक्त जो कथन है वो लीकॉक का है। संपत्ति चोरी का धन है, पूद्रों का कथन है। निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है? तो हाब्स जो है भेद नहीं करते हैं, जबकि लाक, मैकाइवर और रूसो जो है राज्य और समुदाय में भेद करते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया है? अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत पूछा गया। रूसो ने। रूसो के अनुसार समझौतों की संख्या कितनी थी? तो 1 थी। केवल लाक ने 2 समझौते की बात कही है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है? तो तुलना जो है परंपरागत अध्ययन का परंपरागत उपागम के राजनीति विज्ञान का अध्ययन का उपागम नहीं है, जबकि इतिहास लेखन, विधिक संस्थावाद और अनुरूपण ये तीनों ही परंपरागत विधियां हैं। कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता? तो J.S. मिल जो है विधायिका को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संसद को इसके विशाल आकार तथा जटिल विधि निर्माण पद्धति के कारण विधि निर्माण का कार्य नहीं सौंपना चाहिए। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है, तो दबाव समूह अपने हितों के अभिव्यक्तिकरण के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है? राजनीतिक शक्ति। निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसी प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहा जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद जो है प्रतिक्रांति का सिद्धांत है। आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? यह स्वतंत्र उद्यम की वकालत करता है, इस आधार पर यह भिन्न है। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता का है? तो यह कथन कार्ल जे फ्रेडरिक का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह किसने कहा कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? तो उपयुक्त जो कथन है अधिकारों के संबंध में ग्रीन का है। निम्नलिखित में से क्या किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? तो संगठन उसका तत्व है, आर्थिक शक्ति भी है, नेतृत्व भी, लेकिन अनुशासन किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है। यह विचार किसका है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है? तो ये जो कथन है वो G.D.H. गोल का है। निम्नलिखित में से अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो साथियों जो बोसांके हैं वो प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व में से कौन से हैं? प्रत्येक वयस्क को शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ये सही है। प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है, ये गलत है। प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है, तो इसमें चौथा गलत है और पहला दूसरा सही है। इसमें जो है पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है? तो ये मानता है सामाजिक समझौता सिद्धांत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो एथेंस में पाया जाता था। लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया है? तो ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो जे.एस. मिल ने समर्थन किया है। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पे दबाव डालना। निम्नांकित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो अल्पसंख्यकों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। एकात्मक शासन की विशेषता है कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी शक्तियां एक केंद्र में निहित हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर कार्य करती है। किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो साथियों, अध्यक्षात्मक प्रणाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वाल्टर बेझार्ट ने किया है, मॉन्टेस्क्यू ने नहीं किया है। संसदीय शासन व्यवस्थापिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, यह भी पूछा जा चुका है। निम्नांकित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया? बहुत सारी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न पूछा ही गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत की थी। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? जेनिंग्स ने कहा है। निम्नलिखित में से क्या एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों से आच्छादित नहीं है? तो जो कार्य करने का अधिकार है वो आच्छादित नहीं है, बल्कि लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, गोवध निषेध, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार निहित है चुनाव आयोग की सलाह से भारत के राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से कौन एक बिना सदन का सदस्य बने उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो इसकी अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है? ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है, तो क्षेत्राधिकार बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद में है। अनुच्छेद 230 के तहत जो है संसद जो है वो क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। और आर्टिकल नंबर जो है 308 से 323 तक में राज्यों और संघ की सेवाओं का उल्लेख है भाग 14 के अंतर्गत। संघीय न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो जो संवैधानिक शक्तियों से संबंधित जो है प्रावधान में अगर परिवर्तन करना है तो संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए। सत्य तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था 1976 में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू है
वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है। विधि के शासन के दो रूप हैं, विधि की उचित प्रक्रिया और विधि की स्थापित प्रक्रिया। भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधिकारी अपने को कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? तो ये परमादेश है। परमादेश के द्वारा किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन करने के निर्देश के संबंध में आदेशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? आइए देखते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करना वो भी है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वो जब देश में कोई ऐसी स्थिति या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद जो 20 और 21 को छोड़कर वो अन्य अधिकारों को स्थगित कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो आइए देखते हैं। संगठन की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता ये सभी प्राप्त हैं। संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार नहीं है। किस निकाय को समवेत रूप से देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? तो योजना आयोग को जो है कहा जाता है। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है। वो थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन इसकी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है वो इसमें भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो संसद के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है आर्टिकल नंबर 108 के तहत लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध अगर महाभियोग लाना है तो ऐसी स्थिति में संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान की मूल संरचना का स्रोत है तो न्यायिक व्याख्या है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधित? अनुच्छेद जो 368 जो है में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 6 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य अध्यक्षता करता है। निम्नांकित समितियों में से कौन सी समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं? तो साथियों जो लोक लेखा समिति होती है इसमें से जो है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं और कुल 22 सदस्य इसमें होते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो राजमन्नार आयोग ने जो है राज्यपाल के पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। तो जो पंचायती राज्य है वो राज्य सूची का विषय है और पंचायती राज में कुल 29 विषय ग्राम पंचायत से आते हैं और नगर पंचायत में जो है कुल 18 विषय आते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं? तो लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण करना है वो स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है। भारत में पंचायती राज्यों में निर्वाचन का प्रबंधकर्ता कौन होता है? तो जो भारत में जो पंचायती राज है इसके निर्वाचन का जो प्रबंध करता है वो राज्य का चुनाव आयोग है, अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर करता है। किसने कहा लोकमत न तो लोक है और न ही मत? तो ये कथन है S.E. फाइनर का। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया? तो लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन डी टाकुले और J.S. मिल करते हैं और ये प्रश्न भी रिपीटेड है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा हम इतिहास के अंत अर्थात मानव के वैचारिक विकास के अंत और मानव सरकार अंतिम स्वरूप पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र के सर्वव्यापीकरण के साक्षी हैं? तो ये कथन जो है इतिहास के अंत के संबंध में फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है। लोकमत का अर्थ है विवेक तथा सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत के विचार।
लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैकफर्सन इस पर बल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने के समर्थक है? तो ये J.S. मिल हैं। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत वैध और राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? तो लॉर्ड ब्राइस जो है लोकतंत्र के समर्थक हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी में से था? ये प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत सरल है और रिपीटेड हो रहा है। J.S. मिल। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शास्त्र का एक परिचय, ये हेराल्ड लास्की की कृति है। हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की रचना है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये रचना अमर्त्य सेन की है। साथ ही एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की रचना है। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री है और इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रचना ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित जो अनटू दिस लास्ट ने किया, और ये जो है जॉन रस्किन की पुस्तक है। और महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट के जो है अनुवाद जो है सर्वोदय नामक पुस्तक के रूप में किया है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो K.P. जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल इसके जो है लेखक हैं। और इस प्रश्न पत्र का जो है अंतिम प्रश्न, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल सैंडेल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। साथियों, इसी के साथ हमारा जो लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा के जो 7 प्रश्न पत्र थे वो पूरे हो गए हैं। और अब जो है अगले वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित जो PCS परीक्षा है अपर सबऑर्डिनेट, उसके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।